हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशीष अवस्थी अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पथ में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज एक लंबे अंतराल के बाद पुनः आप लोगों के समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में मेरे पास कुछ ज़्यादा व्यस्तता रही और साथ ही साथ कुछ अपने व्यक्तिगत कारण थे। और तीसरा कारण ये भी था कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, जिस वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया। और उसी क्रम में जहाँ पे मैंने पीछे छोड़ा था, वहाँ से आज मैं पुनः अपनी शुरुआत करूंगा। जैसा कि पिछली क्लास में जब जो खासकर मैंने उत्तर प्रदेश की जीएस से संबंधित की थी, तो उत्तर प्रदेश उसमें मैं आपसे उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु के संबंध का टॉपिक जो था उसका पहला पार्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जिसमें कुछ बेसिक पॉइंट इसके संबंध में बताए थे। खासकर उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक विभाजन था, जो भौगोलिक सीमाएं उत्तर प्रदेश की निर्धारित थी, उस क्रम में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो उसी चर्चा को आज आगे बढ़ाते हुए जो उसका कुछ भाग बचा है कि उत्तर प्रदेश की जैसे प्राकृतिक सीमाएं हैं उसके संबंध में, साथ साथ भूगर्भिक संरचना के विषय में इसकी चर्चा मुझको आपसे करनी है। फिर लास्ट मैंने भौतिक विभाजन को भी लिया है, जिसकी चर्चा विस्तृत रूप से मैं करूंगा। और यहाँ से आपके विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और यह आपके लिए जरूरी भी है। जैसा कि सबसे पहले मैंने लिया है कि इसकी प्राकृतिक खासकर इसकी प्राकृतिक दृष्टि से अगर इसके विभाजन को देखा जाए, इसकी सीमाओं को देखा जाए, तो उसकी चर्चा मुझको आपसे करनी है। लेकिन इसकी चर्चा करने से पूर्व जो पिछली क्लास में मैंने आपको इसके खासकर भौगोलिक विषय के संबंध में जब आपको मैंने समझाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सीमाओं की बात की जाए, तब आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश एकमात्र जो नेपाल आपका देश है, तो एक विदेशी राष्ट्र से भी अपनी सीमा साझा करता है। तो ये सब चीजें मैंने पिछली क्लास में आपको बताई थी। लेकिन आज इसकी प्राकृतिक दृष्टि से इसकी सीमाओं को देखने से पहले मैं एक बार उनको आपको रिकॉल करा देता हूँ। यदि उत्तर की बात की जाए, तो मैंने आपको बताया था कि उत्तर में आपका जो उत्तर प्रदेश है वह एक नेपाल राज्य से नेपाल देश से सीमा साझा करता है, और साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य से सीमा साझा करता है। आपको याद होगा कि दोनों जगह मैंने बताया था कि नेपाल से भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले अपनी सीमा साझा करते हैं और उत्तराखंड से भी अपने 7 जिले सीमा साझा करते हैं। इसी क्रम में और ऊपर की तरफ बढ़ते हुए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका उत्तर पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम में सहारनपुर जनपद, जो सहारनपुर जनपद है वह आपका उत्तर पश्चिम में आपका हिमाचल प्रदेश से अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। इसी क्रम में अगर पश्चिम में बात की जाए, तो मैंने आपको बताया था हरियाणा, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इन तीनों से हमारी पश्चिम में सीमा साझा होती है। इसी क्रम में अगर दक्षिण की बात की जाए, तो आपको याद होगा कि दक्षिण में हमारी सीमा खासकर मध्य प्रदेश से जो हमारा उत्तर प्रदेश की सीमाएं हैं वह मध्य प्रदेश से लगती हैं। दक्षिण में आपका हो गया। उसके बाद अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए, अगर दक्षिण पूर्व की बात की जाए, तो दक्षिण पूर्व में उत्तर प्रदेश की सीमाएं आपका छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। किससे लगती है? छत्तीसगढ़ राज्य से लगती है। और इसी क्रम में थोड़ा और आगे बढ़ते हुए यदि बात दक्षिण पूर्व की जाए, तो दक्षिण पूर्व में आपका झारखंड और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश से अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें रिकॉल हो गई। तो इसी क्रम में आज हम बात करें आपसे प्राकृतिक दृष्टि से। तो यदि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए, तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, आपको पता होगा चूंकि ये विभाजन से पहले की बात है। अगर उत्तर प्रदेश की जो मैंने प्राकृतिक दृष्टि से बात की थी, क्योंकि अब प्राकृतिक दृष्टि से सीमाएं उत्तर प्रदेश की नहीं बची हैं, क्योंकि जो उत्तर का भाग था उसमें उत्तराखंड अब अलग राज्य बन गया। लेकिन जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक में थे, तो यदि इसकी प्राकृतिक सीमाओं की बात की जाए, तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां, जो कि उत्तराखंड में भी और खासकर उत्तर में नेपाल में भी। तो यदि आपसे प्राकृतिक सीमाओं के संबंध में पूछा जाए, तो उत्तर में हमेशा आपका जवाब होगा आपका हिमालय की शिवालिक श्रेणियां। और पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में एवं दक्षिण में यमुना नदी व विंध्य श्रेणियां हैं। आपको क्या याद रखना है कि दक्षिण की बात की जाए, दक्षिण पश्चिम की बात की जाए, या साथ ही साथ मैंने लिखा कि केवल दक्षिण की आपसे बात कर ली जाए, पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम की या दक्षिण की बात की जाए, इन तीनों सीमाओं में आपको क्या याद रखना कि यमुना नदी और विंध्य की श्रेणियां। यमुना नदी खासकर इसमें आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो पश्चिम की सीमा है, उत्तर प्रदेश की पश्चिम की जो सीमा है वह यमुना नदी निर्धारित करती है। फिर दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में आपको क्या याद रखना कि दक्षिण पश्चिम की कुछ सीमा यमुना नदी निर्धारित करती है और कुछ सीमा आपकी विंध्य श्रेणी निर्धारित करती है। लेकिन जो आपका दक्षिण है, तो दक्षिण में चूंकि विंध्य श्रेणी स्थित है, तो दक्षिण में उत्तर प्रदेश की जो प्राकृतिक सीमा है वह विंध्य श्रेणी द्वारा निर्धारित होती है। और यदि आपसे पूर्व में पूछ लिया जाए, तो पूर्व में गंडक नदी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। तो प्राकृतिक सीमाओं के संबंध में आपसे पूछा जाएगा, तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणी, उसके बाद मैंने लिखा है पश्चिम में आपको सीधे याद रखना है यमुना नदी। फिर यदि आपसे दक्षिण पश्चिम पूछ लिया जाए, तो दक्षिण पश्चिम का कुछ भाग यमुना नदी द्वारा निर्धारित होता है
और कुछ भाग बिंद की श्रेणियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और दक्षिण में आपकी इसकी प्राकृतिक सीमा पूछी जाए तो दक्षिण में बिंद श्रेणियों द्वारा इसकी प्राकृतिक सीमा निर्धारित की जाती है। और पूर्व में आपको क्या याद रखना है कि गंडक नदी पूर्व में इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। फिर उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यतः उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु से आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाए तब आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की जलवायु उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। अगली क्लास में जलवायु के विषय में विस्तृत चर्चा करूंगा। फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अगर डायरेक्ट आपसे प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है तब हमारा जवाब हो जाएगा उपोष्ण मानसूनी प्रकार की है। लेकिन साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में जलवायु संबंधी भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम आपसे चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। ये तो आपको जो भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश की खासकर सीमाएं थी, जिसमें मैंने राजनीतिक दृष्टि से प्राकृतिक दृष्टि से दोनों से आपको 2 क्लास में बता दिया है। अब हम आपसे चर्चा करेंगे इसकी भूगार्भिक संरचना के विषय में। तो आपको क्या याद रखना है कि भूगार्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको सीधे सीधे याद रखना है, ये प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में कई बार बना है कि जो उत्तर प्रदेश है जो कि आपको अगर पता होगा तो पहले जो है पेंजिया था, क्या था, एक पेंजिया महाद्वीप था जो कि 2 भागों में बटा था, अंगारा लैंड और साथ साथ गोंडवाना लैंड। तो इसके संबंध में आपको क्या याद रखना है कि जो खासकर भारत का जो प्रायद्वीपी भारत है, जो भारत का प्रायद्वीपी हिस्सा है वह गोंडवाना लैंड का भाग है। तो चूंकि उत्तर प्रदेश की कुछ दक्षिणी शैलें जो है, दक्षिण जो आपका उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है जिसमें बिंद श्रेणी वगैरह है, ये ऐसी शैलें जिसमें बुंदेलखंडी पठार है, ये ऐसी शैलें हैं जो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। तो इसके संबंध में याद रखना है कि उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का भाग है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। और इसके संबंध में और क्या याद रखना है कि प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपी भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग। वही बात मैंने आपको अभी बताई है कि चूंकि जो प्रायद्वीपी भारत का उत्तर की तरफ निकला हुआ भाग है, प्रायद्वीपी भारत तो आपको पता होगा जो दक्षिण भारत का नीचे वाला वो क्षेत्र है। प्रायद्वीप का मतलब ये होता है कि ऐसा द्वीप जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। तो वही बात आपको याद रखनी। जब भारत का नक्शा अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो जो ये नीचे वाला ये वाला भाग है, तो जो इसका उत्तरी हिस्सा ऊपर की ओर निकला हुआ है वह आपको क्या याद रखना है, वह आपका भारत के उत्तर की ओर निकला हुआ भाग जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में बिंद की शैलों से हुआ है। क्या याद रखना, जो प्रदेश का दक्षिणी पठार है उसके उसी क्रम में लिखा गया है कि वास्तव में प्रायद्वीपी भारत का जो उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है उससे इसका निर्माण हुआ है। किसका, जो दक्षिणी पठार है उत्तर प्रदेश का। तो इस क्रम में आपको सीधे सीधे याद रखना है, यहाँ से सीधे प्रश्न यही बनेगा कि यह गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक, और जो आपका प्रदेश का दक्षिणी पठार है वास्तव में प्रायद्वीपी भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में बिंद क्रम की शैलों से हुआ है। आपको सीधे सीधे क्या याद रखना है कि जो उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जो प्रायद्वीपी भारत का उत्तर की ओर निकला हुआ भाग है, जो जिसका हिस्सा ही उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वह प्रायद्वीपी भारत का जो उत्तर की ओर निकला हुआ हिस्सा है उसी का भाग है। तो वहां से आपसे एक प्रश्न बन सकता है कि जो खासकर ये उत्तर की ओर निकला हुआ प्रायद्वीपी भारत का भाग है इसका निर्माण कब हुआ था। तब आपको क्या याद रखना कि इसका पहली चीज निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था और इसका निर्माण किससे हुआ था, तो बिंद क्रम की शैलों से हुआ था। ये बात आपको याद रखनी। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बिंद क्रम की शैलों में जीवाश्मीय अवशेषों का अभाव पाया जाता है। यहाँ पे जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आपको क्या याद रखना, जो बिंद श्रेणी की शैलें हैं खासकर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो बिंद श्रेणी की शैलें हैं इसमें जीवाश्मों का अभाव पाया जाता है। अच्छा, इसमें कौन कौन से शैलें आती, शैलों का मतलब क्या होता है, चट्टाने। शैल का मतलब क्या होता है, चट्टाने। तो इसमें चूना पत्थर की चट्टाने पाई जाएंगी, डोलोमाइट की, बलुआ पत्थर की। तो आपको याद रखना है कि यदि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में जो दक्षिण का पठारी भाग है उसमें शैलों के संबंध में आपसे पूछा जाए तो चूना पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि चट्टाने पाई जाती हैं। और एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि नीस शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी नीस कहा जाता है। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो नीस शैलें होती हैं उसमें उसे बुंदेलखंड में क्या कहा जाता है, उसका बुंदेलखंड में नाम क्या है। तब आपको याद रखना है कि उसको बुंदेलखंडी नीस कहा जाता है। फिर आता है दक्षिण में बिंद क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना का विस्तृत मैदान है। आपको क्या याद रखना कि दक्षिण में बिंद क्रम हो गया, उत्तर में मैंने आपको क्या बताया कि शिवालिक श्रेणियां हैं। उत्तर में आपकी शिवालिक श्रेणी, तो इसका जो भौतिक विभाजन है, अभी भौतिक विभाजन के विषय में आपसे मैं चर्चा करूंगा। तो उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात की जाए तो आपका ऊपर शिवालिक श्रेणियां हो गई, बीच में एक मैदान है उसको मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है। आपको याद रखना है, वही बात लिखी है कि मध्य भाग में गंगा यमुना का विस्तृत मैदान है। और आपका दक्षिण में क्या हो गया, दक्षिण में आपका क्या हो गया, बिंद क्रम की
जो आपकी चट्टानें मैंने बताई है वो दक्षिण में पाई जाती हैं। तो अब इसी क्रम में हम आपसे चर्चा करेंगे भौतिक भेद। तो ये आपकी भूगर्भिक संरचना थी, इसमें से 2-3 प्रश्न आपसे बनेंगे। एक पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि जो आपका भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। किस महाद्वीप का भाग है? गोंडवाना लैंड महाद्वीप का भाग है। साथ में आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्या उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी पठार वो प्रायद्वीपीय भारत के किसी प्रायद्वीपीय भारत का अंग है? तब आपको क्या याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर की ओर निकला हुआ हिस्सा है, तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठार है, हाँ, यह उसी का भाग है। इसके संबंध में आपको याद रखना है। और इसमें सैलों के संबंध में पूछा जाए तो चूने के पत्थर की सैल, डोलोमाइट की सैल, बलुआ पत्थर ये पाया जाता है। नीस सैलों के संबंध में पूछा जाए तो नीस सैलें बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी नीस के नाम से जानी जाती हैं। फिर वही मैंने बताया दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य में क्या है? गंगा यमुना का विस्तृत मैदान। अगर भौतिक विभाजन की बात की जाए तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। आपको क्या याद रखना है कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की बात की जाए, गर्मी बहुत पड़ रही है इसलिए थोड़ा पढ़ाने में भी दिक्कत हो रही है। अगर भौतिक विभाजन की बात की जाए तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश को 3 भागों में बांटकर हमको अध्ययन करना है। पहला है आपका उत्तर का भांबर और तराई क्षेत्र। अच्छा, इसके संबंध में एक बात आपको ये याद रखनी है कि जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन नहीं हुआ था, उस टाइम भी हम इसको 3 भागों में बांटकर पढ़ते थे। तब उसमें पहला भाग जो हमारा आ जाता था वही शिवालिक की श्रेणियां आ जाती थी, और मध्य वाला भाग यही था आपका गंगा यमुना का मध्य का मैदान, और जो सबसे निचला भाग था यानी कि दक्षिण का भाग था, उसमें हमको क्या पढ़ना था? दक्षिण का पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। लेकिन जब आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का विभाजन हो गया, उसके बाद भी इसको 3 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन किया जाने लगा, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र से ठीक नीचे का जो क्षेत्र था, यानी कि पहाड़ों से उतरते हुए जब नदियां मैदान में प्रवेश करती थी, तो मैदान में प्रवेश करने से ठीक पूर्व और पहाड़ से उतरने का जो बीच का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में बांट दिया गया, और उसको क्या कहा गया? उत्तर का भांबर एवं तराई का मैदान। तो उसी के संबंध में हमको चर्चा करनी है। तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भांबर क्षेत्र कहा जाता है। भांबर के संबंध में आपको ये स्पष्ट याद रखना है कि भांबर एक जो आपका कंकरीली पथरीली, तो भांबर के जो भांबर क्षेत्र है वहां पे कंकरीली पथरीली जमीन पाई जाती है। कैसी? कंकरीली पथरीली भूमि पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां से अगर आपको बताए, अगर मैं आपको स्पष्ट करता हूं, तो जो आपका नदियां हैं जब पहाड़ों से तेज रफ्तार से, पहाड़ों से चूंकि वह तेज रफ्तार से मैदानों की तरफ बढ़ती हैं, तो उस क्रम में वह पहाड़ों से बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर नीचे की तरफ लाती हैं। तो जहां पे चट्टानें इकट्ठा हो जाती है, और नदी एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि नदी उन चट्टानों के नीचे चली जाती है, बल्कि विलुप्त हो जाती है। नदी वहां पे विलुप्त हो जाती है, तो चूंकि वह उबड़ खाबड़ जमीन वहां पे निर्मित हो जाती है, ऊपर से पत्थर कट के आते हैं नीचे तक, उनका क्षय हो जाता है, तो वहां की जमीन चूंकि कंकरीली पथरीली हो जाती और नदी उस कंकड़ पत्थर के नीचे चली जाती है, यानी कि लुप्त हो जाती है, तो वही जो वो क्षेत्र होता है जहां पे ये कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, उसी क्षेत्र को भांबर क्षेत्र कहा जाता है। आपको याद रखना। इस क्षेत्र का लंबाई में विस्तार, अगर आपसे भांबर क्षेत्र का लंबाई में विस्तार पूछ लिया जाए तो सहारनपुर से कुशीनगर तक है। सहारनपुर ऊपर से शुरू करके कुशीनगर तक एक काफी लंबा मैदान इसका पाया जाता है। किसका? आपका भांबर क्षेत्र का। एक पतली पट्टी पाई जाती है, मतलब मध्य का जो गंगा यमुना का मैदान है उससे ऊपर और पहाड़ों से ठीक नीचे एक पतली पट्टी पाई जाती है इस भांबर क्षेत्र की। और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर। अब ऊपर से नीचे तक अगर लंबाई की बात की मैंने तो सहारनपुर से कुशीनगर तक फैला, और यदि इसकी चौड़ाई के अंदर की तरफ चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई लगभग कितनी है? 34 किलोमीटर। किसकी बात हो रही? भांबर क्षेत्र की। फिर क्या आता है? भांबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ होती है। भांबर क्षेत्र की भूमि उबड़ खाबड़ क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे कंकरीली पथरीली जमीन पाई जाती है। इसके संबंध में आपको याद रखना। भांबर के ठीक दक्षिण में तराई यानी कि तरी वाला क्षेत्र की पट्टी पर, तराई को तरी वाला भी कहते हैं, तराई जो क्षेत्र होता है उसको तरी वाला भी कहते हैं। जो भांबर के ठीक नीचे, मतलब ये आपका गंगा यमुना का मैदान नहीं है, गंगा यमुना मैदान के ठीक ऊपर का और भांबर से ठीक नीचे का एक बहुत पतली पट्टी पाई जाती है, उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है। उसके संबंध में आपको याद रखना। तो अब हम तराई क्षेत्र की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर तक होती है। अगर तराई क्षेत्र की बात की जाए, जो यह पट्टी है तराई क्षेत्र, इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर की है और इसकी लंबाई सहारनपुर से कुशीनगर तक है। आपको क्या याद रखना है कि इसकी लंबाई सहारनपुर से कुशीनगर तक है। अच्छा, इसके संबंध में एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो भांबर क्षेत्र है इसकी भी लंबाई सहारनपुर से कुशीनगर तक थी, लेकिन इसके संबंध में क्या याद रखना है, जब हम सहारनपुर ऊपर की बात करते हैं, क्योंकि वह पहाड़ी एरिया के नजदीक है, तो वहां पे इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी। जो आपका भांबर क्षेत्र है इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा थी और कुशीनगर तक आते आते इसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती थी। लेकिन इसी क्रम में यह बात तराई की जाए तो यह ठीक उल्टा बात करता है।
कि तराई का जो क्षेत्र है वह सहारनपुर में बहुत पतला है। तराई की पट्टी सहारनपुर में बहुत पतली है, लेकिन जैसे जैसे नीचे खासकर कुशीनगर महाराजगंज की ओर बढ़ती हुई जाती है तो इसकी चौड़ाई बढ़ती चली जाती है। बात आपको याद रखनी है। अगर तराई क्षेत्र के बारे में और बात की जाए, यह क्षेत्र समतल और नम है और इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। क्योंकि जब जो मैंने आपको बताया ऊपर की भाबर क्षेत्र वह चूंकि सीधे पहाड़ों से जो पत्थर कट के आते थे उनसे बनता है। अब इन पत्थरों का और जो आपका पत्थरों का क्षय होता चला जाता है, नदी की रफ्तार के साथ इन पत्थरों का क्षय होता चला जाता है, तो इसके जब भाबर के आगे बढ़ती हुई नदी पहुंचती तो वहां पे कुछ महीन कंकड़ लेके जाती है, महीन अवसाद लेके जाती है। तो वही बात लिखा कि इसका जो निर्माण हुआ है खासकर तराई क्षेत्र का महीन अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। जो तराई का क्षेत्र होता है यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, यहाँ की भूमि उपजाऊ होती है और यहाँ पे दलदली मैदान पाए जाते हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि दलदली मैदान किस क्षेत्र में, किस पट्टी में पाए जाते हैं, तो तराई क्षेत्र की पट्टी में पाए जाते हैं। अगर बात की जाए कि इस क्षेत्र में साल, हल्दू, सेमल, साखू, अगर इसमें आपसे वृक्षों की बात की जाए तो चूंकि यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, तो जो अधिक वर्षा वाले पौधे हैं जिनको पानी की अधिक आवश्यकता होती है, ऐसे पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। इसमें साल, हल्दू, सेमल और साखू तथा यहाँ पे लंबी घासें पाई जाती हैं। आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे लंबी घासें पाई जाती हैं। और अगर कृषि के संबंध में पूछ लिया जाए तो चूंकि यहाँ पे वर्षा काफी तराई क्षेत्र में वर्षा काफी पर्याप्त मात्रा में होती है, तो यहाँ पे ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे गन्ना और धान। तो गन्ना और धान यहाँ की प्रमुख फसलें हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी वर्षा है वह काफी पर्याप्त मात्रा में होती है और गन्ना और धान ऐसी फसलें हैं जिनको सर्वाधिक वर्षा की आवश्यकता, सर्वाधिक तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका था भांबर एवं तराई का क्षेत्र। तो भांबर के संबंध में सीधे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कंकरीली पथरीली जमीन कहाँ की होती है, तो अब भांबर क्षेत्र की होती है। तराई क्षेत्र में वर्षा सर्वाधिक होती, इसलिए यहाँ की जो भूमि है वह उपजाऊ होती। ये सब चीजें आपको याद रखनी। फिर दूसरे नंबर पे हम चर्चा करेंगे मध्य का मैदानी क्षेत्र। मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है, मध्य के मैदानी क्षेत्र को गंगा यमुना का मैदान भी कहा जाता है। क्योंकि यह गंगा और यमुना दो नदियों के बीच की भूमि की बात की जाती है, इसलिए इसको गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। फिर मध्य के मैदानी क्षेत्र की बात की जाए तो इसे गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों की बीच की जमीन। तो आप इसमें जो कि गंगा और यमुना के बीच की जमीन की बात की जा रही है, इसलिए जो आपका मध्य का मैदानी भाग है इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहा जाता है। यह मैदान गंगा व उसकी सहायक नदियों, यह मैदान जो आपका मध्य का मैदानी क्षेत्र है या गंगा व उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कांप, मिट्टी, कीचड़ व बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मध्य का जो मैदानी क्षेत्र है वह किस तरीके से निर्मित हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है कि गंगा की जो सहायक गंगा व गंगा की सहायक नदियां, गंगा की सहायक नदियों में कौन सी नदियां शामिल है? अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे यमुना हो गई, आपकी गोमती हो गई, शारदा हो गई, आपकी राप्ती हो गई, इस तरीके से, और अन्य रामगंगा हो गई, गंडक हो गई, घाघरा हो गई। कुछ नदियां जो मुझको अभी याद आई हैं उसके संबंध मैंने आपको बता दिया। तो जो गंगा की सहायक नदियां हैं इनके द्वारा जो काप को भी कीचड़ ही आप समझिए, कीचड़ के तरीके का काप भी होता है। तो काप, मिट्टी, कीचड़ व बालू द्वारा निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। तो मध्य के मैदानी क्षेत्र के संबंध में आप समझ गए होंगे। अगर इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई की बात की जाए तो इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मध्य का मैदानी भाग है, उत्तर प्रदेश में जो मध्य का मैदानी भाग है उसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो वह आपका 80 से 300 मीटर होती है। फिर एक प्रश्न बनेगा कि इसकी ढाल कैसे है। आपको क्या याद रखना है कि जो मध्य का मैदानी क्षेत्र, इसकी ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। सीधे सीधे आपको याद रखना है कि जो मध्य का मैदानी क्षेत्र है इसकी ढाल आपकी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को दो भागों में बांटा जाता है। आपको क्या याद रखना कि मैंने आपको बताया कि जो मध्य का मैदानी भाग है इसमें नदियों द्वारा लाई गई काप, कीचड़ और मिट्टी और बालू इन सबसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। तब इसमें क्या आपको याद रखना है, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को दो उपभागों में बांटा जाता है। अब इस नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ का जो शाब्दिक अर्थ है यानी कि जल को ओढ़े हुए मिट्टी। चूंकि यह नदियों द्वारा लाई गई है तो जल को ओढ़े हुए मिट्टी होती है, इसलिए इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी को भी दो भागों में बांटा गया। एक आपका होता है खादर। तो खादर के संबंध में आपको क्या याद रखना है, नई जलोढ़ मिट्टी। कहने का मतलब यह है कि जहां वर्तमान समय में जो बाढ़ का यानी कि नदियों का पानी है वह पहुंच रहा है, तो नदियां वहां पे अपने साथ जो मिट्टी लेके आती हैं, जो कीचड़ लेके आती हैं, वह अपने जो वहां पे छोड़ देती हैं।
तो चूंकि वह नए तौर पे लाया गया है इसलिए उसको क्या नाम दिया गया, वह नई जलोढ़ मिट्टी होती है इसलिए उसको खादर नाम दिया गया। तो आपको याद रखना खादर के संबंध में, यह नई जलोढ़ मिट्टी होती है कि जहां लगातार आपका नदियों का जल पहुंचता रहता है और यह काफी उपजाऊ होती है। और अगर बांगर के संबंध में आपको बताया जाए तो बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। ऐसी मिट्टी जहां पहले तो नदी का जल, मतलब ऐसे स्थान की बात यहाँ पे होती है, ऐसी जगह की मिट्टी की बात होती है कि जहां पहले आपका नदियों का पानी पहुंचता था लेकिन अब वर्तमान समय में काफी लंबे समय से वहां पे नदियों का पानी नहीं पहुंच रहा है, तो ऐसी मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर जलोढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बांगर मिट्टी कहा जाता है। और यह चूंकि काफी लंबे समय तक उसमें कृषि हो रही है और अब वहां नदियों द्वारा नई मिट्टी नहीं पहुंचाई जा रही, तो यह काफी अनुपजाऊ मिट्टी हो जाती है। फिर संपूर्ण मध्य मैदान में रबी व खरीफ की फसलें बोई जाती है। जो आपका मध्य का मैदान है, क्योंकि यहाँ पे जो दो नदियों के बीच की भूमि है इसलिए यहाँ पे नमी बनी रहती है, इसलिए यहाँ पे रबी व खरीफ दोनों फसलें पर्याप्त मात्रा में बोई जाती है। फिर अब मैं आपसे चर्चा करूंगा तीसरे नंबर पर दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र। तो दक्षिण का जो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है इसके संबंध में भाग किसका है, तो आपको याद रखना है कि यह प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तर की ओर निकला हुआ हिस्सा है उसी का भाग है। आपको यही बात याद रखनी। इसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। ये दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र का नाम आपसे पूछा जाए तो इसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगर आपसे इस खासकर मध्य के मैदानी क्षेत्र का ढाल पूछा जाएगा तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, लेकिन यह दक्षिण के पठारी क्षेत्र का ढाल आपसे पूछा जाए तो यह दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगर उत्तरी सीमा, अगर इस दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा की बात की जाए तो यमुना व गंगा नदी इसकी सीमा निर्धारित करती है। जो इसकी उत्तरी यानी कि ऊपर वाली सीमा है उसको गंगा या यमुना नदी निर्धारित करती है। और पश्चिमी सीमा की बात की जाए तो बेतवा नदी, जो पश्चिम में इसकी सीमा है, खासकर पश्चिम में इसकी सीमा है, वह बेतवा नदी द्वारा निर्धारित है। दक्षिण की अगर बात की जाए तो विंध्य पर्वत है। और यदि बात आपसे उत्तर की कर ली जाए, खासकर उत्तर नहीं उत्तर पूर्व की यदि बात की जाए, उत्तर पूर्व की बात की जाए तो वही बात मैंने इसके ऊपर ठीक कौन सा है, मध्य का मैदानी क्षेत्र है। तो उत्तरी सीमा यमुना व गंगा नदी निर्धारित, ऊपर वाली सीमा जो हो गई यमुना व गंगा नदी, पश्चिमी सीमा आपकी बेतवा नदी निर्धारित करती है किसकी, दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की। अगर इस पठार की औसत ऊंचाई आपसे पूछ ली जाए तो आपको याद रखना है कि जो आपका दक्षिण का पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है यानी कि जो बुंदेलखंड का पठार है, आपको सीधे ये याद रखना है कि जो बुंदेलखंड का पठार है इसकी यदि ऊंचाई के संबंध में आपसे पूछ लिया जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। लेकिन इसमें कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जिसमें खासकर आपका कैमूर पहाड़ी है, सोनाकर पहाड़ी है, कैमूर एवं सोनाकर पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। कितनी है, 600 मीटर तक है। तो औसत ऊंचाई आपसे पूछी जाएगी 300 मीटर, कुछ पहाड़ियां 600 मीटर तक ऊंची है, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर एवं कैमूर पहाड़ियां। मिर्जापुर और सोनभद्र में जो आपकी सोनाकर एवं कैमूर पहाड़ियां हैं इनकी ऊंचाई 600 मीटर तक है। लेकिन यदि आपसे बुंदेलखंड के पठार की औसत ऊंचाई पूछी जाएगी तो वह 300 मीटर है। इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं। आपको क्या याद रखना है कि जो दक्षिण का पहाड़ी पठारी क्षेत्र यानी कि जो बुंदेलखंडी पठार है, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियों की आपसे बात की जाए तो इसकी प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदी शामिल है, चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस। चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस ऐसी नदियां हैं जो दक्षिण के पठारी और आपका जो पहाड़ी क्षेत्र यानी कि जो बुंदेलखंडी पठार का क्षेत्र है वहां की प्रमुख नदियां हैं। जिसमें आपका जो चंबल है इसके संबंध में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे पहली चीज तो मगरमच्छ काफी पाए जाते हैं और दूसरा सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी आपसे पूछा जाए तो सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी है चंबल नदी है। फिर वर्षा की कमी के कारण छोटे आकार के वृक्ष पाए जाते हैं। क्योंकि पहाड़ी पठारी क्षेत्र में वर्षा की कमी रहती है इसलिए यहाँ पे छोटे आकार के वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण वृक्षों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, इस वजह से वह ज्यादा लंबे नहीं हो पाते बल्कि छोटे आकार के पाए जाते हैं। इसके ज्यादातर भाग में लाल मिट्टी पाई जाती है। आपको क्या याद रखना है कि जो आपका पहाड़ बुंदेलखंडी पठारी क्षेत्र है इसमें इसके ज्यादातर भाग में कैसी लाल मिट्टी पाई जाती है। इसे मिट्टियों के संबंध में विस्तृत चर्चा आगे मैं आपसे करूंगा। जो कृषोपयोगी नहीं, जो लाल मिट्टी है या कृषि के लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है, इस चक्कर में यहाँ पे बहुत ज्यादा फसलें नहीं उगाई जा सकती। जिसमें जो इसकी प्रमुख फसलें हैं उसमें आपका चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं है। अगर आपसे इस दक्षिण के पहाड़ी पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसलों की या बुंदेलखंड के पठार, क्योंकि इसका नाम दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम मैंने आपको बताया कि इसे बुंदेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनकी प्रमुख फसलों के विषय में आपसे पूछा जाए तो चूंकि यहाँ पे वर्षा कम होती है इसलिए हर तरीके की फसल यहाँ नहीं उगाई जाती है। तो इसकी कुछ प्रमुख फसलें चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूं है। जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई व
पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ पे पीने योग्य जल और सिंचाई के जल की व्यवस्था किस तरीके से की जाती है, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी है, क्योंकि वर्षा का अभाव रहता है, काफी कम वर्षा यहाँ पे होती है। तो उस स्थिति में यहाँ जलाशयों यानी कि तालाबों का निर्माण करके जो आपका सिंचाई है और पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। तो आज मैंने आपको भूगर्भिक संरचना, भौतिक विभाजन के संबंध में विस्तार चर्चा मैंने आपसे की है, और कल एक क्लास और आएगी इस टॉपिक की, और उसके बाद ये हमारा उत्तर प्रदेश का जो भौतिक संरचना जलवायु वाला पार्ट है, मुझको आपसे जलवायु के विषय में चर्चा करनी है, कुछ ऋतुओं के विषय में चर्चा करनी है, जो मैं अगली क्लास में आपसे कर लूंगा। और यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में और बहुत आसानी से समझाने का आपको प्रयास किया, और यहाँ से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शिक्षा पथ को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।